हम लोगों का जैव अणु चैप्टर में जो आर्टिकल चल रहा था वो था कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम लोगों ने तो पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाओं सहित भी पढ़ा था, क्योंकि वो हमारे कोर्स में हैं जिनमें रासायनिक गुण भी हमें तैयार होने चाहिए और उस पर बेस्ड रिएक्शन भी आनी चाहिए। लेकिन हमारे कोर्स में और भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हमको पढ़ना है, तो उनको मैंने लिख रखा है। और ऐसी सिचुएशन पे देखें तो आज केवल वही कार्बोहाइड्रेट लिख रखे हैं हम लोगों ने जो डाइसैकेराइड हैं। अब डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि जब भी डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करेगा तो ये 2 मोनोसैकेराइड देंगे। तो अगर हम डाइसैकेराइड्स को अध्ययन में लाएं तो सबसे पहला डाइसैकेराइड हमारे यहां आता है सुक्रोज। अब सुक्रोज के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन अगर हम प्राप्त करें तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मैंने लिख रखी है पहले से। कहता है यह एक डाइसैकेराइड है, सभी लोग जानते हैं। सुक्रोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो जल अपघटन पर ग्लूकोज और क्या बनाता है, फ्रक्टोज, जिसका सूत्र C12H22O11 होता है। मैं एक चीज और बताऊं, डाइसैकेराइड का ज्यादातर जितने भी मैंने डाइसैकेराइड लिख रखे हैं सबके फॉर्मूले यही होते हैं, C12H22 और O11। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। कहता है अगर सुक्रोज की बात करेंगे तो सुक्रोज का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो सोर्स मैं पढ़ूं अगर तो इसे मुख्यतः गन्ने या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज का मेनली सोर्स जो है, या ऐसा सोच सकते हैं सुक्रोज सबसे ज्यादा किन पदार्थों में पाया जाता है, तो गन्ने में और दूसरा चुकंदर में। अब चुकंदर की तो अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है जितने गन्ने की है, तो हम लोगों के यहाँ क्या पता चलता है कि सुक्रोज जो बना के तैयार किया गया, कहां से तैयार किया गया, गन्ने से। अब इसके कई नाम भी हैं सुक्रोज के, क्या क्या नाम है, चीनी भी इसी को कहते हैं, इक्षु शर्करा भी इसी को कहते हैं, गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, टेबल शर्करा भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। टेबल शर्करा तो इसलिए कहा गया क्योंकि हर एक घर की डाइनिंग टेबल पर या किचन पर ये वाला सुक्रोज मिलने वाला जरूर है, ये डाइसैकेराइड जरूर मिलेगा क्योंकि हर घर में अवेलेबल है। इसका नाम टेबल शर्करा भी रख दिया। अभी आगे चलेंगे। कहता है यह एक अनअपचायी शर्करा है, अर्थात जब भी इसकी अभिक्रिया टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग सॉल्यूशन से करवाई जाएगी, ये टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग सॉल्यूशन का अपचयन नहीं कर पाएगा। अनअपचायी शर्करा है। कहता है खाद्य पदार्थ में एक प्रकार के मीठे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। किसी भी खाने वाली वस्तु को अगर मीठा करना होता है, नॉर्मली से हम लोग सुक्रोज का ही प्रयोग करते हैं उस खाद्य पदार्थ को मीठा करने में। आगे लिखा है फलों के उत्पादों को संरक्षित रखने में। फलों के उत्पादों को संरक्षित रखने में, फलों के उत्पादों को संरक्षित का मतलब है जब जैम व जेली बनाए जाते हैं तो जैम व जेली जल्दी से खराब ना हो, शीघ्रता से खराब ना हो, 4 दिन में 6 दिन में खराब ना हो, 8 दिन में खराब ना हो, एक लंबे समय तक चले, कुछ महीनों तक चले या कुछ वर्षों तक चले। तो फलों की को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें से क्या मिला देते हैं, सुक्रोज। और सुक्रोज उन फलों से बनी हुई वस्तुओं को खराब होने नहीं देता। फलों से बने हुए अचार को, फलों से बने हुए जैम को, फलों से बने हुए जेली को खराब नहीं होने देता है। तो शक्कर एक प्रकार का या सुक्रोज एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस भी है, परिरक्षक पदार्थ भी है, जो दूसरे को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। आगे लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण में। अगर शक्कर का उपयोग, सुक्रोज का उपयोग कभी पूछता है कि क्या उपयोग है, एक इंपॉर्टेंट यूज है कि सुक्रोज ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण करके दिखाता है। मैं ये नहीं कहता कि सुक्रोज का अन्य कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि घरों में आप सुक्रोज यूज करते हो, आप भी कई उपयोग इसके जानते हो पहले से। अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से क्या रहने वाली है, सुक्रोज की संरचना बना पाना, क्योंकि हमको पता है इस बात को कि सुक्रोज 2 पदार्थों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। या आपने अगर ऐसा नहीं सुना तो आपने ये सुना होगा सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो इस बात को समझना कैसे, सुक्रोज प्लस जल, सुक्रोज के साथ अगर जल को जोड़ोगे तो क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब मैं क्या सोचता हूं, अगर सुक्रोज के साथ जल मिलाने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सूत्र से जल के निकाल देने पर सुक्रोज बन जाएगा। एक नॉर्मल सी रिएक्शन में अगर यहीं कहीं लिखूं, हम लोगों ने क्या लिखा, देखो मैं यहां लिखता हूं इस चीज को। हमारे पास सुक्रोज था,
हमने उस पर क्या जोड़ दिया, जल। हमें क्या मिला, G का मतलब ग्लूकोज और F का मतलब हमको क्या मिला, फ्रक्टोज। अब इसी रिएक्शन को देखो कैसे समझ सकते हो। जल को उधर भेज दो, ये प्लस में उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में। ये जल लिखा है, समझ लेना अपना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सूत्र में से जल को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, सुक्रोज। बस इतनी बात हमको समझानी भी थी कि अगर सुक्रोज में जल को मिलाने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से जल हटा देने पर सुक्रोज बन जाएगा। तो मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला रखा है और फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। अब इन दोनों फॉर्मूले से मुझे क्या हटाना होगा, जल। और जैसे ही मैं जल हटाऊंगा आसानी से सुक्रोज को निर्माण हो जाएगा। तो देखो बेटा, अब मैंने यहां कुछ हिस्से गोले के अंदर बंद कर रखे थे। होगा क्या, ये वाला H इस OH के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया। अभी सोचे HOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जल। जल सेकेंडरी कंपाउंड है, उससे मतलब ही नहीं रखेंगे, क्यों, हमें सूत्र तो सुक्रोज का पढ़ना है। तो अगर इस फॉर्मूले से, दोनों फॉर्मूले से जल अलग हो जाए तो ये तो सुक्रोज का फॉर्मूला बन गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और हमारे यहां कितनी है, 1। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को रखेंगे बीच में और इन दोनों का खाली हुआ बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो जल अलग भी हो गया। पूछा आपने कि जल क्यों नहीं लिखा, बेटा हमें सुक्रोज का सूत्र लिखना था, जल का थोड़ी लिखना था। जल तो अलग हो गया बेटा। ये दिया गया पूरा फॉर्मूला किसका है, सुक्रोज का। तो ये सुक्रोज की बात हो गई। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, एक शर्करा और आती है माल्टोज। अब माल्टोज के विषय में पढ़ेंगे। लिखा है यह भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, बिल्कुल है। यह भी जलक बटन पर 2 मोनोसैकेराइड देता है, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। सुक्रोज मुक्त अवस्था में मिलता है गन्ने में, लेकिन माल्टोज को हमेशा अभिक्रिया के दौरान बनाना पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था के विषय में, क्या गन्ने को बनाने गए थे आप, कि गन्ने का रस बनाने गए थे? वह अपने मन से बन गया, प्रकृति में बनकर तैयार हुआ और उस मुक्त अवस्था में था। अगर आप माल्टोज को ढूंढने जाओगे आपको कहीं माल्टोज मिलने वाला नहीं। माल्टोज हमेशा क्या करना पड़ेगा, बनाकर तैयार करना पड़ेगा। और कैसे बनाकर तैयार करेगा उसको भी मैंने लिखा है। अगर आपके पास स्टार्च है और उस पर डायस्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति रखी जाए। अभी बच्चों के मन में आ गया डायस्टेज क्या है। डायस्टेज एक क्या है, एंजाइम। तो स्टार्च का अगर जल अपघटन कराएं, किसकी उपस्थिति में, डायस्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएं क्या, जल अपघटन, तो उस दौरान हमें माल्टोज प्राप्त होता है। मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूं। यदि डायस्टेज की उपस्थिति में स्टार्च का जल अपघटन कराया जाए तो माल्टोज बनता है। अभी कोई व्यक्ति पूछेगा सर जी डायस्टेज कहां से लाया जाए, स्टार्च को हम जान गए, डायस्टेज नहीं जान पाए। तो बेटा जौ में, जौ जानते हो ना, अंकुरित जौ में अगर देखा जाए डायस्टेज एंजाइम होता है। तो स्टार्च में क्या मिलाना पड़ेगा, अंकुरित जौ। अंकुरित जौ डायस्टेज एंजाइम देगा, वो स्टार्च को जल द्वारा अपघटित करके काय में चेंज करेगा, माल्टोज में। एक चीज और है इसमें से, कहते हैं इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। अगर कभी माल्ट शर्करा का नाम आ जाए इसे ही कहते हैं माल्ट शर्करा। अभी आगे पढ़ेंगे, कहता है इसकी संरचना कैसी होती है। अरे सॉरी, यह एक अपचायक शर्करा है। तो अपचायक शर्करा का मतलब समझते हो, अगर इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी जाए, टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन से, तो ये उसका अपचयन करवा देगा। और टॉलिन अभिकर्मक से रजत दर्पण प्राप्त करेगा और फेलिंग सॉल्यूशन पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त करेगा। लेकिन यह काम शर्करा नहीं कर पा रही थी। अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। कहता है अगर इसकी संरचना को देखा जाए, वो तो बाद में बात होगी यार, पहले इसको, ये लाइन पढ़ने से पहले हम इसको देखें। देखो इसमें भी कुछ हिस्से गोले बन में रखे गए हैं। हम इस गोले को हटाते हैं। बेटा ये भी तो डाइसैकेराइड है, बशर्ते कभी हमसे पूछता है माल्टोज नामक शर्करा किन 2 केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, हम उसको बताएंगे, ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज। मतलब मैं क्या सोचता हूं, माल्टोज का अगर जल अपघटन हुआ तो केवल और केवल क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज। कौन कौन सा ग्लूकोज मिलने वाला है, अल्फा डी माइनस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस ग्लूकोज। अब अभिक्रिया करना कैसे है, फिर से वही, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड है
डाइसैकेराइड बनाना है तो बस इससे H और इससे क्या हटाना होगा, OH, जल अलग हो गया, बन गया डाइसैकेराइड। लेकिन ये जो O है बेटा, इसको कहां करते हैं, बीच में लिखते हैं और ये दोनों के बॉन्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बेटा फॉर्मूला है माल्टोज का। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है, मैंने यहां नीचे क्या लिख रखा है, अल्फा डी माइनस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस ग्लूकोज। इससे मत परेशान होना क्या कि पाइरेनोस क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी संरचना पायरीन से मिलती थी, पाइरेनोस लिख दिया गया है। तो ध्यान रखोगे, मैं कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि माल्टोज का जल बटन कराने पर कौन कौन से केमिकल मिलते हैं, तो एक ही केमिकल मिलता है, ग्लूकोज। बशर्ते एक अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी माइनस ग्लूकोज होगा, दूसरा बीटा डी माइनस ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट नंबर और लास्ट डाइसैकेराइड पर चलते हैं, जिसका नाम है लैक्टोज। इसमें से लिख रखा है मैंने कि यह भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड, वो तो हम पहले भी कह रहे थे डाइसैकेराइड है, जो दूध में पाया जाता है। गाय के दूध में तकरीबन 4% के आसपास, 4% अगर मैं चेक करता हूं, लैक्टोज होता है। स्वाद में मीठा होता है, इसका भी स्वाद मीठा होता है, बशर्ते स्वाद में मिठास को अगर चेक करेंगे, इसकी मिठास कम होती है शक्कर से। कहता है इसका स्वाद मीठा तो होता है, परंतु यह सुक्रोज की अपेक्षा 1/5 मिठास रखती है। 1/5 समझते हो ना, 1/5 का मतलब शक्कर का एक कण जितना मिठास उत्पन्न करेगा, इसके 5 कण मिलकर उतना मिठास उत्पन्न कर पाएंगे। 10 ग्राम शक्कर जितना मिठास उत्पन्न करेगा, इसके 50 ग्राम मिलेंगे, तब वो मिठास उत्पन्न कर पाएंगे। तो ये मिठास वाली बात हो गई। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, लैक्टोज, और इसकी मिठास शर्करा से घरेलू शर्करा से कितने गुना होती है, 1/5। कहता है यह एक अपचायी शर्करा है। हाँ, ये भी टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को क्या कर देती है, अपचयित करती है। जैसे हमने हमसे पूछ लिया कि अगर ये टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करती है तो कैसे पता करोगे, बताओ। रजत दर्पण बनता है टॉलेन अभिकर्मक के साथ, और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। अभी कहता है यह शिशुओं की वृद्धि के लिए उच्च कोटि का खाद्य पदार्थ है। अभी आपको बताएं एक नॉर्मल सी चीज, बच्चों, छोटे बच्चों को खाने पीने के जितने भी पैकेट या खाद्य सामग्रियां आती हैं, हॉर्लिक्स, इस टाइप की जितनी भी चीजें आती हैं, सब में लैक्टोज शर्करा होती है। हर एक लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज शर्करा ही बच्चों के शरीर के लिए और मानसिक रूप से उनकी वृद्धि के लिए सहायक है। कंपनियां भी इस बात को जानती हैं, क्यों, उन्होंने अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट लगा रखे हैं इस बात के अध्ययन करने के लिए कि एक छोटे बच्चे को वृद्धि के लिए क्या चाहिए होता है। हर कंपनी अपने खाद्य उत्पाद में कुछ अमाउंट में लैक्टोज शर्करा को रखता है, छोटे बच्चे उसे खाते हैं और निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है हम लोगों को, मैंने शायद लिख भी रखा है कहीं पे। हाँ, यह शिशुओं की वृद्धि के लिए उच्च कोटि का खाद्य पदार्थ है, इससे बेटर कंपोनेंट मिलना बच्चों के लिए है ही नहीं। मैं तुम्हें आपको एक और बात बताऊं, अगर शुरुआती कुछ वर्षों में बच्चों को केवल लैक्टोज ही मिलता रहे तो ना उनको बच्चों को खाने की जरूरत है और ना पानी की जरूरत है। मां के दूध में लैक्टोज 6 से 8% होता है, 6 to 8% पाया जाता है, इसलिए उन्हें कभी किसी बाहरी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साल भर या 2 साल तक उनको किसी भी प्रकार का बाहरी भोजन न दिया जाए, पानी न दिया जाए या अन्य खाद्य चीजें ना दी जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका शरीर वृद्धि करता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें लैक्टोज पाया जाता है। तो लैक्टोज के विषय में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इस बात का रखेंगे हम लोग आगे। गाय के दूध में कितना पाया जाता है, अभी आगे चलते हैं। इसमें से भी कुछ जोड़ने के लिए कह रहा कि पहला कार्बन पता नहीं किसी मिलेगा, देखेंगे भी इस चीज को। सबसे पहली तो मैं ये बात बताऊंगा, लैक्टोज का जल अपघटन होगा तो लैक्टोज 2 पदार्थों को निर्मित करेगा। पहला पदार्थ क्या होगा, गैलेक्टोज, और दूसरा पदार्थ क्या होगा, ग्लूकोज। या मैं कह सकता हूं लैक्टोज कॉम्बिनेशन है किसका किसका, गैलेक्टोज का और ग्लूकोज का। अभी गैलेक्टोज और ग्लूकोज को आपस में जोड़ दें और इससे जल अलग कर दें तो बन गया गैलेक्टोज, लैक्टोज। तो अब देखो इसमें से जोड़ना कैसे, यहां OH है, यहां OH है, यहीं से जुड़ाव होगा बेटा। इसका H इसका OH लेके अलग हो जाएगा। सोचो H OH लेके तो अलग हो गया, क्या बना लिया इसने, जल। अब हम इससे और इसके बॉन्ड दोनों खाली हो गए तो यहां पर किसको जोड़ दिया, ऑक्सीजन को। ये फॉर्मूला होगा लैक्टोज का। और कहने वाली बात जो यहां पर कह रहा था, इसको चेक करेंगे क्या कह रहा था। गैलेक्टोज का C1 बेटा, ये कार्बन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसके भी जोड़े जाएं
पहला, दूसरा, तीसरा, ये कार्बन चौथा, पांचवा, छठवां। जरा चेक करो, गैलेक्टोज का C1 पहला कार्बन, ठीक है, पहला ही कार्बन तो ग्लूकोज के चौथे कार्बन से जुड़ा है, तभी उसने C1 और C4 को बताया कि C1 जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, C4 से। बेटा अब मेरे ख्याल से यहां बताने की जरूरत है नहीं, C1 किससे कनेक्टेड है, C4 से। क्यों, ये 1 2 3 4 5 6, इस पे भी चेक करोगे, 1 2 3 4, देखो 1 वाली कनेक्टिविटी कहां गई है, 4, मैं लिख दूं ये 5 है, ये 6 है, तो उससे परेशान होना नहीं, इस पे कनेक्टिविटी नहीं पहचान पाओगे, पहचान लेना इसकी कनेक्टिविटी। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बेटा हम लोगों का है एमिनो एसिड। अब सबसे पहले तो जरूरी ये होता है कि एमिनो एसिड के विषय में ये जान लेना कि है क्या ये। तो इसको ऐसे कुछ समझते हैं, देखो जब भी हमसे कोई पूछता है कि हमारी बॉडी का, शरीर का मूल इकाई हिस्सा कौन सा है, या हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, हम लोग बताते हैं हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनके बनी है, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकाएं। ये एक ह्यूमन बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसको एक प्रकार से और बोलते हैं कि जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो किसी एक बॉडी का, शरीर का निर्माण होता है। अब बात आएगी सर जी आपको तो एमिनो एसिड पढ़ाना था, ये बॉडी और कोशिकाएं कैसे आ गई। सेम उसी प्रकार जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो बेटा निर्माण होता है प्रोटीन का। इसका मतलब मैं क्या समझ गया कि अब हमें अगला जो जैव अणु पढ़ना है वो कौन सा है, प्रोटीन। और प्रोटीन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि हम किसको समझें, एमिनो एसिड। बिकॉज जब एमिनो एसिड के हजारों लाखों करोड़ों अणु आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, जुड़ेंगे, तब जाकर निर्माण होगा किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन तो हमारे शरीर का अच्छा सा भाग है। प्रोटीन के बारे में मैंने एक बात पढ़ रखी है कि हमारे नाखून, जानवरों के सींग, खुर, ये सब काहे के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें हाई प्रोटीन होता है, और हाई प्रोटीन पे एक खासियत आ जाती है, विशेषता आ जाती है, अंगों का पुनर्निर्माण। अंगों का पुनर्निर्माण का मतलब है नाखून आप काटते हैं, बालों में भी प्रोटीन होता है, केराटिन, ठीक है। इनको कटवा के आते हो, बाल फिर से अपने बढ़ते चालू हो गए। नाखून कटवाया, ये फिर से बढ़ने लगे, क्यों, इनमें से प्रोटीन की अमाउंट कैसी है, बहुत अधिक। हमारे बॉडी के अन्य हिस्सों पर भी प्रोटीन होता है, तभी छोटे मोटे घाव जैसे लग जाती है चोट, तो हमारी बॉडी का काम ये होता है कि प्रोटीन उन घाव को अपने आप सही करता है। छोटा सा कुछ हाथ में लग गया, थोड़ा सा ब्लड निकला, इसके बाद हम लोगों ने उसका अगर इलाज भी नहीं करवाया तो कुछ दिन बाद वो अपने आप क्या हो जाता है, सही। ये काम किसका है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन को पढ़ने से पहले जरूरी है हम किसको पढ़ लें, एमिनो एसिड नाम से रिप्रेजेंट है। देखो हम एक एमिनो एसिड बनाकर तैयार करते हैं, और फिर उसी से एमिनो एसिड की परिभाषा भी बनाएंगे। ये हमारे पास एक एसिड है। बच्चे इस एसिड को नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं सर जी ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड अब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो भाग, एल्किल भाग और कार्बोक्सिलिक भाग। ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने पार्ट होते हैं, दो। एक एल्किल भाग, यहां से लेकर यहां तक का भाग एल्किल, और ये वाला भाग होता है कार्बोक्सिलिक। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्किल भाग में से, एल्किल भाग का मतलब इस कार्बन और इस कार्बन वाले भाग में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह पर एमिनो समूह लगा दें, आपको याद होगा एमिनो समूह पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में से कौन से समूह पर, एल्किल समूह पर उपस्थित हाइड्रोजन को क्या करें, हटाएं, और उसके स्थान पर कौन सा समूह लगा दें, एमिनो समूह लगा दें, तो जो भी कंपाउंड बनकर तैयार होता है इसको क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्यों पढ़ा, ये एमिनो ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप, एसिड। और क्योंकि आज के फॉर्मूले में एमिनो और एसिड ग्रुप दोनों एक ही फॉर्मूले पर प्रेजेंट हैं, इस पूरे यौगिक का नाम रखा गया एमिनो एसिड। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी,
लिख लें इस बात को। क्या लिखते हैं इसमें से, यदि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह बेटा एल्किल समूह से किसको हटाना है, कार्बन से कि ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है। हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसके स्थान पर एमिनो समूह, बेटा एमिनो समूह को लिखते हैं सिंगल बॉन्ड NH2 से, मैंने लोन पेयर बना रखे हैं वहां। एमिनो समूह को रख दिया जाए या रखने पर बना उत्पाद या बना यौगिक एमिनो अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। इनका सामान्य सूत्र NH2 सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड COOH होता है। तो बेटा ये तो हो गया इसका डिफिनीशन, और ये हो गया उसका एक एग्जाम्पल और निकाल सकते हैं इससे। हमारे पास एक एसिड था CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर इससे मुझे एमिनो एसिड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन हटाएंगे क्या, नहीं, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन है, उसको मत हटा देना। कौन से ग्रुप के ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को हटाना है, हमने लिख रखा है एल्किल समूह के हाइड्रोजन को हटाना है। तो मैंने एल्किल समूह के हाइड्रोजन कितने हैं, 3, उनमें से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया तो 2 बचे, और मैंने यहां क्या लिख लिया, NH2। तो ये भी बेटा बन के तैयार हो गया एमिनो एसिड। नाम देखो पढ़ना पड़ेगा, अगर इस एमिनो एसिड का कैसे पढ़ेंगे बेटा, चेक करना। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इस पूरे केमिकल कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, 2। अगर कार्बन 2 वाला एसिड है, आपको याद होगा इसी का नाम एसिटिक एसिड भी था और इसी का नाम एथेनोइक एसिड भी था। तो इसका नाम क्या था, एथेनोइक एसिड। और बेटा एथेनोइक एसिड पे ये भी तो तुम ध्यान दो, कौन सा ग्रुप लगा है, एमिनो, तो मैं यहां लिख दूंगा एमिनो। अभी एक और चीज देखो, ध्यान देते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन हो गया, पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन, और दूसरे नंबर पर एमिनो लगा है, इसलिए 2 एमिनो एथेनोइक एसिड। बेटा इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, देखो कैसे, पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, और ये तीसरा नंबर कार्बन, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। और बेटा प्रोपेनोइक एसिड तो 3 कार्बन के कारण हो गया, दूसरे नंबर पर NH2 लगा है तो 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। अब ये तो हो गया बेटा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड अब आप समझ गए मेनली कि एमिनो एसिड को बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में से हाइड्रोजन हटाएं और उसमें से उसकी जगह पर एमिनो ग्रुप रखें। अभी क्या चेक करते हैं कि एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल कई प्रकार का होता है। अल्फा एमिनो एसिड भी होता है, बीटा एमिनो एसिड भी होता है और गामा एमिनो एसिड भी होता है। चेक करेंगे इस बात को, देखो यहां अल्फा एमिनो एसिड को देखेंगे, इधर बीटा, यहां गामा, और इसके बाद छोटा सा हिस्सा किसके लिए, डेल्टा एमिनो एसिड के लिए।
चेक करना है। देखो इसको पहले क्या देखना है, पहले चलते हैं उस छोटे वाले हिस्से पे, अपने मन से कुछ चीजें लिखते हैं। ये कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह। इससे जितने भी कार्बन जुड़े होंगे वो सारे के सारे कार्बन क्या कहलाएंगे, एल्किल ग्रुप वाले कार्बन। देखो अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप के कार्बन को छोड़ दिया जाए, दिस इज अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन। आपको सर जी इसके बाद, हाँ इसके बाद भी होता है, लेकिन बेटा अपने यहां अल्फा बीटा केवल गामा तक की वैल्यू चलती है, डेल्टा मैंने फिर भी एक्स्ट्रा लिख रखा है। अगर एमिनो ग्रुप अल्फा वाले कार्बन पर लग गया, अल्फा एमिनो अम्ल, अगर एमिनो ग्रुप बीटा वाले कार्बन पर लग गया, बीटा एमिनो एसिड, अगर एमिनो ग्रुप कहां पर लग गया, गामा कार्बन पर लग गया, तो गामा एमिनो एसिड। और बेटा डेल्टा वाले को बताने की आवश्यकता नहीं है कि डेल्टा पर लगेगा, क्या बताएगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सबके पढ़ेंगे। कैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा, मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, पहले तो हम ये लिखेंगे, क्या इस लाइन को थोड़ा सा छोटे करेंगे, कहेंगे एमिनो ग्रुप की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, बेटा इसको समझ रहे हो, एमिनो एसिड डबल ए, एमिनो एसिड का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब बंटवारा। तो हमसे अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या बताएंगे, कितने प्रकार का है, कई प्रकार का। उनमें से पहला देखो चेक करते हैं, हमारे पास एक एसिड था CH3 CH2 CH2 COOH, और मैंने क्या कर रखा, यहां से H हटा के इधर NH2 को कनेक्ट किया है। अगर बेटा मैं यहां से H हटा के NH2 को कनेक्ट कर लेता हूं, अभी देखो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये तो ग्रुप वाला कार्बन हो गया, कार्बोक्सिलिक वाला, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, डेल्टा वाला है नहीं, उसको लिखेंगे नहीं। बेटा इसका नाम क्या पढ़ेंगे, चेक करें। पहले तो ये बता डालो सीधी लाइन में कार्बन कितने हैं, टोटल 4 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक। अब बेटा ब्यूटेनोइक एसिड में से तो ये तो हो गया, अल्फा पोजीशन पर NH2 लगा है तो अल्फा। कोई हमसे पूछेगा कि अल्फा एमिनो एसिड की परिभाषा बताओ, आसान सी परिभाषा मैं बोल के दिखा देता हूं, ना समझ में आएगा तो हम लिखवा देंगे इसको। क्या बताएंगे, वह एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अच्छा अगर अल्फा एमिनो एसिड की परिभाषा लिख ली तो क्या बीटा को लिखना आसान है या कठिन रहेगा तुम लोगों के लिए, आसान। क्या बताएंगे, वह एमिनो एसिड जिनमें कौन सा ग्रुप, एमिनो ग्रुप कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, बीटा कार्बन के साथ कनेक्ट होता है। गामा और डेल्टा को तो अभी समझ जाओगे, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। देखो मैं अल्फा एमिनो एसिड की डेफिनेशन को रिपीट करूंगा, वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह अल्फा कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ता है, क्या कहलाता है, अल्फा एमिनो अम्ल। मैं क्या लिखूंगा, एमिनो समूह अम्ल के अल्फा कार्बन से जुड़ता है। अभी अब चलेंगे कि बीटा एमिनो एसिड को पढ़ेंगे। देखो बेटा मेरे पास एक फॉर्मूला है, इसको देखते हैं, COOH। अब मैंने यहां का H एक कम किया और बेटा यहां पर मैंने जोड़ दिया NH2। अभी ये तो कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो गया, ये अल्फा हो गया, ये कौन सा हो गया, बीटा, और NH2 बीटा वाले से तो ही कनेक्ट है। नाम पढ़ना होगा, सीधी लाइन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 को क्या बोलते हो, प्रोपेनोइक एसिड। बेटा प्रोपेनोइक एसिड में से जो NH2 ग्रुप लगा है किस कार्बन के साथ अटैच है, बीटा। अगर हमसे एक और फॉर्मूला कहता है, मैं देखो बनाकर दिखाता हूं, हो सकता है गलत हो ये फॉर्मूला,
CH3 CH2 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 COOH। क्या कहते हो फॉर्मूले में से सही है बीटा वाला? बीटा नहीं है ये, तो बीटा के लिए NH2 ग्रुप यहां नहीं लगेगा, तो कहां लगेगा ग्रुप? ये तो हो गया क्रियात्मक समूह वाला, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा लिख दें गामा, और ये कौन सा हो गया पोजीशन डेल्टा, यहीं पे लगना चाहिए। बेटा फॉर्मूला अभी भी एक गलती है इसमें, हाइड्रोजन भी तो हटाना होगा, तो 2 हाइड्रोजन में से कितना बचा? 1। बेटा सीधी लाइन पे कार्बन टोटल कितने हैं? 5। 5 को कहते हैं पेंटेनोइक, और कहां पर? बीटा पोजीशन पे बीटा एमिनो। अभी एक और चीज को चेक करेंगे कि गामा का एग्जाम्पल, गामा एमिनो एसिड क्या होता है? डेल्टा का नहीं लिखेंगे चलेगा उसका। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ये अल्फा, ये बीटा, ये कौन सा है? गामा। नाम पढ़ना कठिन नहीं है, क्या नाम होगा? गामा एमिनो, और कार्बन 4 वाला एसिड है ब्यूटेनोइक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। अभी मेरे पास एक और फॉर्मूला है, अब यहां से बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इस जगह। कहता है फॉर्मूला हमने जब भी पढ़ा था बिल्कुल सीधा फॉर्मूला हमको मिला था, ये पता नहीं कैसा फॉर्मूला लिख के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रियात्मक समूह हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और गामा पोजीशन पे NH2 लगा है, नहीं लगा है तो हम इतना पहले ही लिख लेते हैं गामा एमिनो। बेटा सीधे कार्बन पे देखो, चेक करो टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड या अम्ल। तो बेटा डेल्टा वाले का बताएं, समझ जाओगे डेल्टा वाला पोजीशन के बेसिस पे आपको चेक करना है कि इस प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं।